नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद MBS क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अभी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, जिसके अंदर हमारा चैप्टर था पॉलीफेज सिस्टम। पॉलीफेज सिस्टम के अंदर हमने बहुत सी बातें पढ़ ली है। हमने देखा थ्री फेज जो सप्लाई होती है उसका फेज डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, और सबसे बड़ी बात मैंने कल आपको जो लेक्चर लिया था पॉलीफेज जो सिस्टम है उसके अंदर हमारे पास फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच में जो एंगल हमने देखा था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके लिए। उसके अंदर हमने क्या देखा था, एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवाता हूँ। उसके अंदर क्या था मेरे पास, जैसे कि मेरे पास तीन ये फेज वोल्टेज है, ठीक है, ये मेरे पास तीन फेज वोल्टेज है, इनके विपरीत मैं वोल्टेज बनाऊंगा। तो मैंने मान लिया ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है ENR, ये मेरे पास है ENY, ये मेरे पास है ENB, ठीक है। ये तीनों मेरे पास फेज वोल्टेज है, ठीक है दोस्तों। इसके विपरीत मैंने बनाई तो ये मेरे पास माइनस में ENB वोल्टेज बनेगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास टोटल मेरे पास एंगल था 120 डिग्री का। अब ये मैंने हाफ अलग अलग भागों में बांट दिया इनको, तो मेरे पास ये बचा है 60 डिग्री का। और अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं आगे रिजल्टेंट निकालूंगा, इसका एक वोल्टेज जो मेरे पास लाइन वोल्टेज निकलेगी वो मेरे पास मैंने मान ली लाइन वोल्टेज होगी E मेरे पास RP, ठीक है। ये मेरे पास लाइन वोल्टेज मिली है मुझे। अब क्या है, इसका अगर मैं कोण देखूंगा लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का, तो मेरे पास है 30 डिग्री का। तो यहाँ पर ये तीनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहला पॉइंट था मेरे पास थ्री फेज जो हमारे पास है सप्लाई है, थ्री फेज सप्लाई के अंदर जो हमारा फेज डिस्प्लेसमेंट होता है, फेज डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है हमारा 120 डिग्री का। ये बात मैंने आपको नोट करवाई थी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी जाती है। नेक्स्ट बात क्या थी, ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट था मेरे पास जो मेरे पास फेज वोल्टेज है ENR, और जो मेरे पास ENB की जो नेगेटिव वोल्टेज है ENB माइनस जो नेगेटिव वोल्टेज है ENB है, इनके बीच में जो मेरे पास एंगल बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री का। ये बात भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट एक और पॉइंट था सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि आजकल एग्जाम में पूछा जाता है। मेरे पास फेज वोल्टेज जो ENR फेज वोल्टेज है और लाइन वोल्टेज के बीच में जो एंगल बनना है ENR जो मेरे पास फेज वोल्टेज है, और जो मेरे पास ERB जो कि है ये लाइन वोल्टेज है, ठीक है। लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का फंडा आपको पता चल गया होगा किस तरह से होती है, ठीक है। तो ENR और ERB की जो मेरे पास इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है वो मेरे पास होगा 30 डिग्री का। तो ये तीनों बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी, जो कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर की थी, ठीक है दोस्तों। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास रहेगी जो हमारे पास थ्री फेज सप्लाई होती है, या फिर टू फेज पावर है, या फिर हमारे पास सिक्स फेज पावर है। इन सभी ये हमारे अलग अलग प्रकार के जो टाइप्स ऑफ पावर है उनको मापने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं और किस तरह से अलग अलग तरीके से हम इनको मापते हैं, ठीक है। तो वो पॉइंट हमें अभी करना होगा। तो सबसे पहले पास मेरे पास क्या है, पावर को मापने के लिए सबसे पहला पॉइंट है मेरे पास जो पावर होती है। पावर का थोड़ा सा मैं आपको एक बार फिर से क्लियरिफाई कर देता हूँ, पावर क्या चीज़ होती है, ठीक है। पावर हमारे पास क्या है, पावर हमारे पास अगर बात करें DC सिस्टम की, ठीक है, अगर बात करें DC सिस्टम की, तो इसके अंदर P बराबर मेरे पास होता है VI, ठीक है। वोल्टेज और जो हमारे पास करंट है उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगी, पावर मिलेगी, ठीक है। दूसरा मेरे पास पावर की फॉर्मूला एक और बनेगा V²/R, ठीक है। तीसरा एक और है मेरे पास I² R। एक और मेरे पास होता है पावर का फॉर्मूला W में क्या है मेरे पास T, ठीक है दोस्तों। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, चारों फॉर्मूले याद रखने हैं। पावर है DC सिस्टम के अंदर, ठीक है। अगर DC सप्लाई की बात करें, डायरेक्ट करंट की बात करें, तो उसके अंदर पावर के ये तीनों फॉर्मूले हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। इकाई की बात करें, पावर की इकाई आप सभी को पता है वाट होती है, ठीक है। पावर की इकाई हमारी क्या होगी, वाट होगी। और ये चारों फॉर्मूलेज मेरे पास है, तो इनसे भी क्या है हम अलग अलग इकाइयाँ निकाल सकते हैं। जैसे कि वोल्टेज गुणा में एम्पियर, यहाँ पे इकाई मिल रही है हमें। वोल्टेज का स्क्वायर वोल्ट² ओम, एक इकाई ये मिलेगी। एक बार मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे वोल्टेज की इकाई क्या होती है मेरे पास, वोल्ट।
वोल्ट का स्क्वायर बटा में क्या है मेरे पास मिलेगा ओम। आगे क्या है मेरे पास, करंट का स्क्वायर करूँगा, करंट मतलब एम्पियर, एम्पियर गुणा में क्या है ओम। और एक और क्या है डब्लू, डब्लू का मतलब क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब क्या होती है जूल, जूल बटा में क्या है ये मिलेगा सेकंड। ठीक है, तो इस टाइप में क्या है मेरे पास पावर की एक, ये मेरे पास अलग अलग टाइप में इकाइयाँ हमें मिल सकती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। आगे मेरे पास क्या है, आगे मेरे पास है एसी सिस्टम के अंदर पावर की बात करते हैं। ठीक है, एसी सिस्टम के अंदर पावर की बात करें तो मेरे पास क्या है, अगर मैं बात करूं फेज पावर की, अगर मुझे निकालना है फेज जो पावर है वो मुझे निकालनी है। ठीक है, 3 फेज सिस्टम है हमारे पास और उसकी हमें फेज पावर निकालनी हो तो मेरे पास क्या होगा, तो मेरे पास क्या है डायरेक्ट मैं क्या करूँगा 3 से गुना कर दूंगा VPH IPH गुना कोस फाई। ठीक है दोस्तों, ये मेरे पास होती है फेज पावर। अगर मुझे निकालनी है लाइन पावर, ठीक है, लाइन पावर निकालनी है तो क्या होगा √3 VL गुणा में IL गुणा में कोस फाई। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और अभी पीछे दिल्ली मेट्रो के अंदर ये इस टाइप का क्वेश्चन क्या है पूछा गया था। ठीक है, तो ये बातें हैं, एसी पावर की बात कर ली हमने, डीसी की बात कर ली। ठीक है, और हमारे पास 3 प्रकार की पावर अलग से और होती है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर, उनके बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। ठीक है, तो हम आगे अब हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है पावर को मापने के लिए जो हम यंत्र यूज़ करते हैं, वो कौन सा यंत्र यूज़ करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है दोस्तों, तो पावर को मापने के लिए जैसे कि हमारे पास धारा है, करंट है, करंट को मापने के लिए हम क्या लगाते हैं एमीटर लगाते हैं। वोल्टमीटर को मापने के लिए क्या लगाएंगे वोल्टमीटर लगाएंगे। ओम मीटर क्या होता है प्रतिरोध मापता है। ठीक है, इस तरह से क्या है हमारे पास अलग अलग टाइप के जो मीटर होते हैं वो अलग अलग क्वांटिटीज़ मापते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या मापनी है, अब हमें मापनी है पावर को। तो पावर को मापने के लिए यंत्र होगा मेरे पास वो होता है वाट मीटर। ठीक है दोस्तों, वो होता है मेरे पास वाट मीटर। वाट मीटर से हम क्या मापते हैं पावर को मापते हैं वाट मीटर से। अब क्या है हमारे पास वाट मीटर का सिंबल बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और वाट मीटर के अंदर क्या कुछ थोड़ा सा फंक्शन रहता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो मेरे पास क्या है, जैसे कि एक वाट मीटर मैं बनाता हूँ यहाँ पर, तो वाट मीटर कुछ इस तरह से हमारा बनेगा। ये हमारा क्या है इस तरह से कुछ वाट मीटर होगा। अब अगर हमारे पास जैसे लोड है यहाँ पर, ठीक है, कुछ लोड हमने यहाँ पर जोड़ रखा है तो ये वाट मीटर लोड के साथ कुछ इस तरह से क्या है जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, यहाँ से क्या है हम सप्लाई दे सकते हैं, प्लस या माइनस किसी भी प्रकार के हम देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा मेरे पास इसके अंदर जो वाट मीटर का जो पूरा सिंबल है ये हमारे पास क्या है वाट मीटर बनता है, इसे हम बोलते हैं, ये हमारे पास होगा वाट मीटर। इसके बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं आपको बताता रहूँगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं वो आपको मार्क्स भी करवा रहा हूँ भी। ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर इस एग्ज़ाम में पूछा गया है, लगभग क्या है आपके वही जो क्वेश्चन है वो घुमा फिरा के पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो आप क्या है सीरियस होकर वीडियो को देखा करो और अपने नोट्स भी साथ साथ में तैयार करते रहा करो। अगर फिर भी किसी भी स्टूडेंट्स को नोट्स की ज़रूरत हो तो मेरे पास PDF नोट्स अवेलेबल है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो कि क्या है हमारे पास अलग से हमने क्वेश्चन सीरीज़ भी स्टार्ट कर रखी है, इलेक्ट्रिकल जो बेसिक इलेक्ट्रिकल है उसके क्वेश्चंस भी हम कर रहे हैं, साथ साथ में क्वेश्चंस भी लगाया करें। क्वेश्चन से क्या होता है जो भी स्टूडेंट्स है वो तैयारी कर रहा है उसकी तैयारी को मजबूत करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। ठीक है, जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की उतनी ही ज़्यादा हमारे पास जो क्वेश्चंस को समझने की एबिलिटी बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास वाट मीटर है ये। अब वाट मीटर के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक तो होती है हमारी करंट कॉइल जिसे नाम दिया गया है CC, एक होती है मेरे पास पोटेंशियल कॉइल जिसे नाम दिया गया है PC। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CC का मतलब होता है मेरे पास, CC का मतलब होता है मेरे पास करंट कॉइल, करंट कॉइल। ठीक है, और PC का मतलब होता है मेरे पास पोटेंशियल कॉइल, इसे ही हम बोल सकते हैं प्रेशर कॉइल। ये मैं बताऊंगा आपको इसको प्रेशर कॉइल भी क्यों बोला जाता है, बताता हूँ अभी आपको मैं।
अब आपको पता चला है जो वाटमीटर है उसके अंदर दो कॉइल होती है हमारे पास, एक तो करंट कॉइल, एक होती है पोटेंशियल या फिर प्रेशर कॉइल। ठीक है, पोटेंशियल कॉइल को हम बोलते हैं प्रेशर कॉइल। क्यों बोलते हैं प्रेशर कॉइल, ये हम देखते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल का मतलब होता है मेरे पास, पोटेंशियल है मेरे पास, मतलब इसे बोलते हैं हम वोल्टेज। वोल्टेज को हम क्या है, पोटेंशियल मान सकते हैं। आपके पास तीन इकाई होगी, एक तो आपके पास वोल्टेज होती है, एक आपके पास होती है पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, और एक आपके पास होता है EMF। ठीक है दोस्तों, ये तीनों चीज़ें क्या है, ये तीनों चीज़ें प्रेशर का काम करती है। इन तीनों की जो इकाई होगी वो एक जैसी इकाई होगी। इन तीनों की इकाई की बात करें तो हमारे पास तीनों की इकाई होती है वोल्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के अंदर भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। वोल्टेज की इकाई भी वोल्ट होती है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है, ये विभवांतर आपने नाम सुना होगा, विभवांतर ये आपने नाम सुना होगा, तो ये होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल का मतलब होता है विभव, ठीक है, पोटेंशियल का मतलब होता है विभव और डिफरेंस का मतलब अंतर, तो विभवांतर हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। EMF का मतलब आप सभी को पता होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि इलेक्ट्रॉन को प्रवाह होने में एक दबाव देता है, फोर्स लगाता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है दोस्तों, तो इन तीनों के बारे में आपको क्लियर करवाता हूँ। वोल्टेज जो कि क्या है कि इसकी इकाई भी वोल्टेज होगी, वोल्ट होगी, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस की भी इकाई वोल्ट होगी, EMF की इकाई भी वोल्ट होगी। मतलब क्या हुआ, तीनों की इकाई वोल्ट है तो इन तीनों का काम भी लगभग एक जैसा ही होगा। इन तीनों का काम क्या है, तीनों का काम होता है, जैसे कि हमारे पास कोई सर्किट है, ये एक मैंने सर्किट बना दिया, ठीक है, यहाँ पर कुछ मैंने बल्ब वगैरह कुछ लगा रखा है। अब मैं क्या करूँगा, इस सर्किट को मैं यहाँ से, ओपन है मेरा सर्किट, ठीक है, तो इसके अंदर धारा फ्लो होगी, धारा प्रवाह नहीं होगी। धारा मेरी कितनी होगी, इसके अंदर धारा 0 फ्लो होती है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस सर्किट को मैंने दे दी वोल्टेज, ठीक है, इस सर्किट को मैंने वोल्टेज सोर्स लगा दिया यहाँ पर। वोल्टेज सोर्स लगाने के बाद इस सर्किट के अंदर क्या है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो उन पे क्या है, प्रेशर डलेगा। प्रेशर कौन डालेगा, हमारा प्रेशर डालेगा वोल्टेज। तो वोल्टेज एक का क्या काम कर रहा है, वोल्टेज एक दाब का काम कर रहा है, जो कि करंट को, धारा को फ्लो करवाने में सहायता करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए वोल्टेज के बारे में। तभी हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को भी बोला जाता है प्रेशर कॉइल। ठीक है, तो पोटेंशियल कॉइल भी हमारी प्रेशर कॉइल भी ही प्रेशर कॉइल ही बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम, तो ये हमारे पास करंट कॉइल है, पोटेंशियल कॉइल है, प्रेशर कॉइल है। इनकी थोड़ी सी प्रतिरोध के बारे में चर्चा करते हैं, प्रतिरोध किस तरह से होगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सोच सकते हैं, करंट कॉइल के अंदर क्या होगा, हम देख सकते हैं करंट कॉइल के अंदर हमारे पास जो धारा होगी, जो हमारे पास जो करंट होगा, जो कि हमारे पास लोड करंट होगा, लोड करंट ही पहुँचेगा करंट कॉइल के अंदर। तो करंट कॉइल के अंदर लोड करंट पहुँचेगा तो इसके अंदर सिर्फ करंट की ही वैल्यू होगी। करंट की वैल्यू कब होती है, हमारे पास प्रतिरोध कितना होना चाहिए, हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अगर हमें चाहिए किसी भी परिपथ के अंदर हमें करंट चाहिए हाई, तो उसके अंदर प्रतिरोध कितना होना चाहिए, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो प्रतिरोध अगर कम होगा हमारा, तभी क्या है, धारा हमारी क्या है, ज़्यादा फ्लो होगी। ठीक है, तो हम अंदाजे से बता सकते हैं क्या है कि हमारे पास करंट जो कॉइल है उसके अंदर जो प्रतिरोध की वैल्यू क्या हो सकती है, लो वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, करंट कॉइल के अंदर जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है, जो हमारे पास प्रतिरोध होता है, वो क्या होता है, लो होता है, लो वैल्यू का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा गया हुआ है। पीछे हिमाचल जेईई का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, और जिसके अंदर अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू लो होगी तो उस केस के अंदर एक्स जो होता है हमारा, एक्स जो होगा, ठीक है, जो इंडक्टेंस होता है हमारा, सॉरी रिएक्टेंस जो होता है, वो हमारा क्या रहेगा, वो हमारा ज़्यादा होता है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हुई हमारी। अब कॉइल की बात है, तो कॉइल हमारे पास जो रिएक्टेंस होगा वो होगा XL। ठीक है, कॉइल होगी तो उसके अंदर जो रिएक्टेंस बनेगा मेरा,
तो वो बनेगा XL। तो XL का मतलब क्या हुआ, XL का मतलब होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं XL को। ठीक है, यहाँ तक आपकी सारी बातें क्या है क्लियर हो चुकी होगी उम्मीद करता हूँ। जो करंट कॉइल है उसको बोला गया हमारे पास CC बोलते हैं उसको, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा वो क्या होगा, हाई होता है। करंट कॉइल के अंदर हमारे पास क्या होता है, लोड करंट होता है। ठीक है, एक बात और बच गई इसके अंदर, एक बात और क्या है, जो करंट कॉइल है वो हमेशा लोड के साथ, जो हमेशा लोड के साथ है, जो हमारा लोड है उसके साथ में क्या है, सीरीज़ में जुड़ी होती है। ये बात आप ध्यान रखना, जो हमारी करंट कॉइल होगी वो लोड के साथ में क्या होगी, सीरीज़ में जोड़ी जाती है। करंट कॉइल से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके यहाँ तक क्लियर हो गए हैं, इससे अलग शायद ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं हम पोटेंशियल कॉइल की। ठीक है दोस्तों, अब पोटेंशियल कॉइल की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस होता है। पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, रेजिस्टेंस हाई है तो हमारे पास जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा XL होगा, वो क्या होगा मेरे पास, लो होता है। ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, लो होगा। इसके अंदर क्या है, ज़्यादा था, ठीक है, हाई था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके अंदर क्या होगा, जो हमारे पास पोटेंशियल कॉइल है उसके अंदर लोड वोल्टेज क्या है हम नोट करते हैं। ठीक है, लोड वोल्टेज हम क्या देखते हैं, पोटेंशियल कॉइल से हम लोड वोल्टेज देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें हुई करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल के बारे में। और एक बात और, जो हमारे पास पोटेंशियल कॉइल है वो लोड के साथ पैरेलल में जुड़ी होती है। ठीक है, पैरेलल में होती है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, जो हमारी पोटेंशियल कॉइल है लोड के साथ में क्या है, पैरेलल में जुड़ी हुई है, और करंट कॉइल क्या है, सीरीज के अंदर जुड़ी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको वाटमीटर के बारे में कुछ ना कुछ बातें पता चली हैं। यही जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। इसी टाइप के करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल के अंदर इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं जो कि मैंने आपको ये सारे क्वेश्चंस बता दिए। ठीक है, इन्हीं में से क्या है, घुमा फिरा कर यहीं पर क्या है बातें हम पूछ सकता है एग्जामिनर। तो आप क्या है इन बातों को क्या अच्छी तरह से अपने माइंड में रखो और समझते रहो। अब थोड़ी बात करते हैं, वाटमीटर है, हमें कितने वाटमीटर की ज़रूरत हो सकती है अगर हम 3 फेज़ पावर को मापते हैं, तो उसके लिए भी थोड़ी सी बात करते हैं हम। ठीक है, तो पावर मापने के लिए हमें कितने वाटमीटर की ज़रूरत होती है, तो वो देखते हैं थोड़ी सी बातें हम। तो हम यहीं पर नोट कर लेंगे, अगर हमें पावर मापनी है तो उसके अंदर वाटमीटर की ज़रूरत, कितने वाटमीटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कितने वाटमीटर की ज़रूरत होती है, कितने वाटमीटर की ज़रूरत होती है, इस चीज़ को हम बोलते हैं, एक हमारे पास थ्योरम है, ब्लोंडिड थ्योरम है, जो कि बोला जाता है ब्लोंडिड थ्योरम। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, जो ब्लोंडिड थ्योरम है, इससे क्या है हम देख सकते हैं हमारे पास पावर मापने के लिए हमें कितने वाटमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं ब्लोंडिड थ्योरम। शायद आपने फर्स्ट टाइम ये नाम सुना होगा, जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, जो इलेक्ट्रिकल की तैयारी कर रहा है, उसने शायद ये नाम फर्स्ट टाइम सुना होगा। हमें वाटमीटर मापने के लिए जो हम वाटमीटर की ज़रूरत होती है, उस कितनी वाटमीटर की ज़रूरत होगी उसको देखने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ब्लोंडिड थ्योरम हम यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, हमारे पास जैसे कि ब्लोंडिड थ्योरम होती क्या है, जैसे कि हमारे पास 3 वायर है, 1 2 3, हमारे पास 3 वायर है, तो हमें कितने वाटमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। इन तीनों वायर का नाम मैंने दे दिया के। ठीक है, मेरे पास 3 वायर है तो उसको नाम दे दिया मैंने के हमारे पास वायर है। ठीक है, अब इस के वायर में से हम एक माइनस कर देंगे तो हमारे पास वाटमीटर हमें मिल जाएंगे, कितने वाटमीटर हमें चाहिए। जैसे कि एग्जांपल 3 वायर है, 3 वायर में से हम एक माइनस कर देंगे तो हमें कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो हमें 3 फेज़ पावर मापने के लिए हमें कितना वाटमीटर चाहिए, 2 वाटमीटर कम से कम हमें ज़रूरत होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या है ये वाटमीटर हम क्या है पावर माप सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आज का जो सेशन रहा काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा और आपने
इस सेशन के अंदर बहुत सी नई बातें भी सीखी है, ठीक है। इस तरह से क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में जो वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, रेजिस्टेंस के बारे में कितनी वैल्यू होती है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। और साथ साथ में क्या, इस चैनल के माध्यम से आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तैयारियां करने को मिल रही है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, धन्यवाद।